नमस्कार किसान भाइयों, आज आईपीएल फार्मर्स संवाद में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर कन्हैया सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। आज आप लोगों के बीच में हम आज पपीता की खेती के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, यदि हम फलों की खेती के बारे में बात करें तो पपीता एक बहुत ही कम समय में 15 से 18 महीने में तैयार होने वाली बहुत ही लाभदायक फसल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पपीता का हमारे स्वास्थ्य के संबंध में बहुत ही बढ़िया योगदान है। इसका उपयोग हम लोग ताजे फलों के रूप में करते हैं तथा इनका उपयोग हम लोग विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाने में, विभिन्न प्रकार के इसके प्रोडक्ट बनाने में भी हम लोग उपयोग करते हैं। खास तौर से इसका जैम है, जेली है, मुरब्बा है। इवन इसके अलावा इसके एक दूध निकलता है पपीता से, जिसको हम लोग पपेन बोलते हैं। तो पपेन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो किसान भाई इस तरह से पपीता की खेती अपने फल के लिए तथा पपेन दोनों के लिए किसान भाई करके अपनी अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं तथा पपीता की खेती से एक अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप पपीता की खेती के बारे में जब भी आपके विचार आए तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि जलवायु, कि पपीता किस प्रकार की जलवायु में होता है। पपीता एक तरह से एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल प्लांट, जिसके लिए कि हाई टेम्परेचर तथा हाई ह्यूमिडिटी या अधिक तापमान तथा अधिक वहाँ पे जो है नमी की आवश्यकता होती है। लेकिन इसकी खेती हम लोग जो है सब ट्रॉपिकल कंडीशन या उष्णकटिबंधीय में भी हम लोग इसकी समशीतोष्णकटिबंधीय में भी इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन पपीता जो है हमारा ठंड के प्रति, खास तौर से कोल्ड टेम्परेचर के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। अतः किसान भाइयों, उन क्षेत्रों में आप पपीता की खेती न करें जहाँ का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम कुछ दिनों तक या बहुत दिनों तक बना रहता है। तो इसके प्रति किसान भाई जरूर सजग हों कि ठंड प्रदेशों में या जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे पपीता की खेती न करें। दूसरा है मिट्टी। खास तौर से जो मिट्टी का चुनाव करें किसान भाई, पपीता की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है, जिसका कि पीएच मान 6.5 से 7.5 या 7 के आसपास हो, जिसकी उर्वरा शक्ति बहुत ही अच्छी हो, जिसमें कि पानी न लगता हो। किसान भाइयों, हमेशा उस खेत का उपयोग करना चाहिए और उस खेत का प्रयोग करिए जिसमें कि पानी न लगता हो, क्योंकि पपीता पानी के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। यदि पपीता के खेत में पानी 24 घंटा भी रुक जाता है तो पपीता की फसल को नुकसान हो सकता है या पपीता की फसल आपकी नष्ट हो सकती है। इन बातों के अलावा किसान भाई, यदि आपने अपने खेत का चुनाव कर लिया है तो अब आपको किस्म के बारे में सोचना है कि किस तरह की किस्मों का चुनाव करें। पपीता में 2 तरह की किस्में होती हैं किसान भाइयों। एक तरह होती है डायोसियस या जिसको हम लोग बोलते हैं एक लिंगी, और एक होती है गायनोडायोसियस या बोलते हैं हम लोग उभय लिंगी। तो एक लिंगी जो उसको हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें या तो नर पौधा होता है या तो मादा होता है। उसमें 2 तरह के होते हैं, नर और मादा। और जो दूसरा ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं गायनोडायोसियस या उभयलिंगी ग्रुप, उसमें या तो पौधा मादा होता है या तो उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब ये हुआ कि एक ही फूल में नर और मादा दोनों एक ही फूल में होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी। तो किसान भाइयों, जब भी आप प्रयास करें किस्मों का चुनाव में तो उभयलिंगी किस्मों का, जिसको हम कहते हैं गायनोडायोसिस वैरायटियां, उनका चुनाव करें, क्योंकि उसमें मादा में और उभयलिंगी दोनों के फलों में आपका फल आता है। अतः इसी तरह की किस्मों का चुनाव करें जिसमें कि मादा एवं उभयलिंगी फल आते हैं। जो एक लिंगी फल होते हैं उसमें करीब 50% नर आते हैं। ऐसे केसेस में, ऐसी अवस्था में आपको जो है एक गड्ढे में 2 पौधे या 3 पौधे लगाने पड़ते हैं। और जब पौधा फूल में आता है तब आपको मालूम होता है कि कौन सा पौधा नर है और कौन सा मादा है। उस केस में आपको जो है एक पौधे को केवल रखना होता है और 1 या 2 पौधे को काटना पड़ता है। जो नर पौधा है उसे हम काट देते हैं, लेकिन फाइनल मैंने अंत में जाकर के हम 10% या 10% पौधों को हम नर के रूप में रखते हैं, केवल मादा से पॉलिनेशन करने के लिए, परागण करने के लिए हमें 10% नर की आवश्यकता होती है। तो किसान भाई, दोनों तरह की किस्मों में, जब एक लिंगी किस्मों की हम बात किए, उसमें हमारी जो वैरायटी खास तौर से जो हमारे पूसा संस्थान की किस्में हैं, एक है पूसा नन्हा और दूसरी है आपकी पूसा ड्वार्फ।
ये दोनों किस्मों का बीज आपको मिल सकता है। पूसा डॉट का बीज जो है मिलेगा आपको पूसा बिहार से, जो हमारा एक रीजनल स्टेशन है, क्षेत्रीय केंद्र है। पूसा नन्ना का बीज आपको एक इंदौर हमारा रीजनल सेंटर है, वहाँ से आपको पूसा नन्ना का बीज मिल सकता है। जहाँ तक बात करते हैं हम गार्डासिस की, उभयलिंगी की, इसमें बहुत ही अच्छी किस्में हैं। एक किस्म है आपकी पूसा अर्का सूर्या, अर्का प्रभात, ये दोनों किस्में बंगलौर की विकसित की हुई हैं। दो किस्में हैं, एक है कोयम्बटूर 3, एक है कोयम्बटूर 7। ये किस्में जो है आपकी कोयम्बटूर विश्वविद्यालय की हैं, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर की हैं। तथा आजकल में एक बहुत ही प्रचलित किस्म है हमारे जो कि प्राइवेट की है, उसको बोलते हैं रेड लेडी या 786। ये बहुत ही प्रचलित या बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक अच्छी उपज देने वाली किस्म है, जिसको कि यह किस्म जो है ताइवान की किस्म है, लेकिन हमारे भारतवर्ष के पूरे भारतवर्ष के क्षेत्र में ये अच्छी उपज दे रही है। किसान भाई जो भी पपीता की खेती करना चाहते हैं व्यावसायिक रूप से, उस रेड लेडी का चयन करके इसका उत्पादन अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। अब इसके बाद यदि हमने किस्मों का चयन कर लिया किसान भाई, तो अब हम खेत जो हम का चुनाव कर चुके हैं, तो उसमें हम खेत में रेखांकन करेंगे उसका कि कितने दूरी पे हमको लगाना है। तो पपीता की खेती जब भी हम करते हैं, तो यदि हम चयन करते हैं रेड लेडी का या इस तरह की किस्मों का चयन करते हैं, तो हमें 6 फीट बाई 6 फीट, मतलब कतार से कतार की दूरी, रो से रो की दूरी 6 फीट और पौधे से पौधे के प्लांट टू स्पेसिंग जो है आपकी 6 फीट होना चाहिए। यदि आप छोटे किस्मों, जैसे हमने बताया था आपको कि पूसा नन्ना या पूसा ड्वार्फ का चयन करते हैं, तो हम इसको 1.5 फीट मतलब कि 5 फीट बाई 5 फीट, मतलब कि 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर पे इसको हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये किस्में छोटी होती हैं, तो इनकी इतने दूरी पर आप लगा सकते हैं। अब जब आप रेखांकन कर लें, रेखांकन करने के बाद किसान भाई आपको गड्ढा खोदना है। तो पपीता के लिए कम से कम 2 फीट या 1.5 फीट के गड्ढे खोदने चाहिए। 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा, और पूरी मिट्टी आप निकाल लें। और ऊपर की जो आधी मिट्टी होती है गड्ढे की, उसमें आप कम से कम 10 से 20 किलो गोबर की खाद, यदि आपके क्षेत्र में यदि आपके दीमक लगती हो, तो उस दीमक के प्रकोप को रोकने के लिए कम से कम 20 ग्राम या 50 ग्राम क्लोरोपाइरीफास नाम की एक दवा आती है, उसको उस मिट्टी में मिला लें। तो मिट्टी, गोबर की खाद जो आपने डाला 10 या 20 किलो डाला है, वो उपलब्धता के ऊपर डिपेंड करेगा किसान भाई, कितना आपके ऊपर उपलब्ध है आपके पास गोबर की खाद। तो 10 किलो गोबर की खाद भी उपयुक्त है। इसके अलावा यदि आपके पास गोबर की खाद नहीं उपलब्ध है, यदि आपके पास केचुआ की खाद उपलब्ध है, तो केचुआ की खाद 5 किलो उसको भी उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत यदि आपके यहाँ निमेटोड की, जिसे हम लोग कहते हैं कि सूत्रकृमि की समस्या हो, तो आप उसमें 250 ग्राम नीम की खली वो भी डाल करके आप बढ़िया से मिला सकते हैं, और मिला करके पूरा आप गड्ढे को भरवा दें। यह कार्यक्रम जो प्रयास करें, आपकी पौध लगाने के कम से कम 1 महीना पहले, 15 से 1 महीना पहले इस कार्यक्रम को पूरा कर लें। इसके बाद खेत में एक सिंचाई कर दें, हल्की सिंचाई कर दें, जिससे किसान भाई की जो मिट्टी ऊपर भरी हुई है वो अच्छी प्रकार से गड्ढे में भर जाए। इसके बाद बीचों बीच हमको पौधे लगाने हैं। पौधे लगाने से पहले हमें पौधों की नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। किसान भाई यदि आप नर्सरी लगाना चाहते हैं, तो आज के समय में, पहले हम लोग लगाते थे सीधे मिट्टी में नर्सरी लगाते थे, लेकिन किसान भाई आजकल बहुत सारे ऐसे कंटेनराइज नर्सरी, जिसे हम कहते हैं कि पॉलीथीन बैग्स उपलब्ध हैं। तो किसान भाई आप 6 बाई 4 इंच, 6 इंच बाई 4 इंच कि आप जो है पॉलीथीन की काली पॉलीथीन थैलियाँ ले लें। उसमें बगल में आपके उसमें छिद्र बनाया आता है, लेकर के, और आप उसमें एक माध्यम, रूटिंग मीडिया इसको बोलते हैं हम लोग, बना लें। यदि आपके पास अच्छी प्रकार मिट्टी है, तो आधी मिट्टी की खाद, आधी मिट्टी और आधी गोबर की सड़ी हुई खाद, दोनों को बढ़िया से मिला लें और भुरभुरी करके उसमें अच्छी प्रकार से भर दें। यदि किसान भाई यदि आपकी मिट्टी भारी है, तो उसमें आप 1/3 मिट्टी, 1/3 बालू और 1/3 गोबर की खाद बढ़िया से मिला के भर दें। उसके बाद अच्छी प्रकार से ठोक दें, और फिर उसके बाद बीचों बीच 1 या 2 बीज को लगाएं किसान भाई। यदि आपके पास आजकल बहुत सारी कृत्रिम या आर्टिफिशियल रूटिंग मीडिया आ गई है, यदि आप इसमें नहीं करना चाहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है किसान भाई कि मिट्टी थोड़ा भारी होती है, जिसकी वजह से है जो बीज जो है इसमें दब जाता है, और बहुत सारे रोग, जिसको हम लोग कहते हैं डैम्पिंग आप रोग या गलका रोग, ये मिट्टी के द्वारा जनित होता है।
तो मिट्टी के द्वारा भी ये फैलता है। उस केस में किसान भाई आप चाहें तो एक आती है कोकोपिट, वर्मीकुलाइट, परलाइट या वर्मी कंपोस्ट, जिसको हम कहते हैं केचुआ की खाद। तो किसान भाई आप यदि इसका मिश्रण बनाना चाहते हैं जो कि बाजार में बहुतायत रूप से उपलब्ध है और बहुत महंगा भी नहीं है, तो यदि आप चाहें तो कोकोपिट जो कि नारियल का बुरादा होता है, नारियल का, तो कोकोपिट का 2 भाग, वर्मीकुलाइट का 1 भाग, परलाइट का 1 भाग तथा आपके वर्मी कंपोस्ट केचुआ की खाद का 1 भाग अच्छी प्रकार से मिलवा करके और उन्हीं 6 बाई 4 इंच के पॉलिथीन के बैग में बढ़िया से भरवा लें। और भरवाने के बाद जो उसमें 2 बीज, कम से कम 1 या 2 बीज में डाल लें। डालने के बाद उसमें आप जो है हल्की सी फव्वारा से सिंचाई कर लें। जब आप मिलाते हैं उसमें ख्याल करिएगा कि आपका जो मिश्रण है वो हल्का सा नमी होना चाहिए, उसमें नमी हो तो अच्छा रहेगा। यदि नमी नहीं है किसान भाई तो हम उसको फव्वारा के द्वारा अच्छी प्रकार से हम एक नमी लाएंगे। और प्रयास करिए किसान भाई कि प्रतिदिन आप उसमें जो है हल्की सी सिंचाई फव्वारा से जरूर करिए, सुबह सुबह करिए। हाँ, अब आ गई किसान भाई पौध लगाने का समय। पौध कब लगाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में चूंकि विभिन्न प्रकार की जलवायु है, विभिन्न प्रकार के बरसात ऋतु का समय है, उसके अनुसार हम लोग पपीता को 3 बार लगाने की अनुशंसा करते हैं। पहला वो क्षेत्र है जून जुलाई का। जून जुलाई का वो क्षेत्र है जहाँ पे कि वर्षा कम होती है। उन क्षेत्रों में आप जून जुलाई के महीने को चुनाव कर सकते हैं लगाने के लिए। दूसरा है आपका सितंबर अक्टूबर का महीना। सितंबर अक्टूबर का महीना ये उन क्षेत्रों में है जहाँ की बरसात ज़्यादा होती है। सितंबर अक्टूबर आते आते वहाँ पानी कम होता है, तो एक समय वो भी है। जिन क्षेत्रों में कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है किसान भाई, जैसे कि जनवरी से लेकर दिसंबर से लेकर जनवरी का जो पीरियड है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो हम पौधों को कैसे बचा लें? क्योंकि जो पौधे हम जुलाई अगस्त में या सितंबर अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं वो पौधे आपके 5 या 6 महीने में या 3 महीने में हम उसमें जाड़े में आ जाते हैं। उनसे बचने के लिए किसान भाई हम उन क्षेत्रों में जहाँ पे कि ठंड ज़्यादा पड़ती है, जैसे कि हमारे नॉर्थ इंडिया है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, यूपी है, इन क्षेत्रों में हमको जो है पौधों को जो है फरवरी से मार्च के महीने में लगाना चाहिए। फरवरी से मार्च का महीना सबसे उपयुक्त है किसान भाई जिन क्षेत्रों में ठंड ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि इस महीने में लगाने पे इन पौधे जो है ये पौधे ठंड से बच जाते हैं तथा इसमें उपज भी बहुत अच्छी होती है। पौध लगाने के बाद किसान भाई समय समय पर आपको ये ख्याल करना है कि हमारे खेत में नमी बनी रहे। कि पहले हम बता चुके हैं आपको कि पानी के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसान भाई कि पपीता को पानी नहीं चाहिए। पपीता को पानी चाहिए। गर्मी के दिनों में 7 से 10 दिन के अंतराल पर या 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें, जबकि वहीं जाड़े के महीने में 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। यदि जो किसान भाई यदि अपने पपीते को ड्रिप इरिगेशन पर लगाए हुए हैं, हम किसान भाई से आप एक गुजारिश करेंगे कि विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न सरकार के द्वारा ड्रिप इरिगेशन पे कि विभिन्न प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है, अनुदान दिया जा रहा है, तो किसान भाई इसका भी लाभ उठा सकते हैं। कुछ प्रदेशों में तो 70% तक है, कुछ में 90% तक अनुदान दिया जा रहा है। तो किसान भाई इन योजनाओं का भी लाभ उठा करके भारत सरकार के या प्रदेश की सरकार के आप ड्रिप इरिगेशन सिंचाई करें। और ड्रिप इरिगेशन सिंचाई करते हैं तो 8 से 10 लीटर पानी जो है प्रतिदिन के हिसाब से उसमें पानी दिया जाता है और वो पर्याप्त है उनके लिए ड्रिप इरिगेशन में। और ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छी बात होती है ड्रिप इरिगेशन में कि हमारे जो खरपतवार हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं उग पाते हैं, क्योंकि हम केवल पानी जड़ों पे ही देते हैं, तो केवल पानी सीधे पौधों को मिलता है। ये सबसे अच्छी विधि है सिंचाई करने की। जहाँ तक रही खरपतवार की, तो किसान भाई हमारे ख्याल करते रहें, समय समय से ख्याल करते रहें कि कब कब हमें वहाँ पे निराई गुड़ाई करनी है। हमारे खेत खास तौर से जो है पपीता के खेत या पपीता का आर्चर्ड जो हमारा है वो खरपतवार से मुक्त होना चाहिए। तो अतः समय समय पर उसकी निराई गुड़ाई भी किसान भाई खेत की करते रहें। अब आती है खाद एवं उर्वरक की मात्रा। चूँकि पपीता में वनस्पतिक वृद्धि तथा आपकी फल लगने का प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलती है। पत्ती भी आती रहती है, फल भी लगता रहता है, पत्ती भी आती रहती है और फल भी लगता रहता है। इस केस में ज़्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ती है। खास तौर से हम कहते हैं कि पोटास की मात्रा, ऐसे केसेस में हमारे जो पोटास की मात्रा जो है वो ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। हम लोग नॉर्मल कहते हैं कि पपीता की खेती के लिए 300 ग्राम नाइट्रोजन, 250 से 300 कह सकते हैं आप। ये डिपेंड करता है किसान भाइयों कि आपके मृदा की उर्वरा शक्ति कितनी है।
जब भी हम लोग किसान भाई कहते हैं खाद डालने के लिए, सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि अपने मिट्टी की आप एक जांच जरूर करवा लें। मिट्टी की जांच करवाने के बाद आपको मालूम होगा कि आपके मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की अधिकता है, किसकी कमी है। तो इस प्रकार से आप जो है अपने खेत में उर्वरक की मात्रा आप हम तय कर सकते हैं। तो नॉर्मल हम लोग ये कहते हैं कि 250 से 300 ग्राम नत्रजन, 250 से 300 ग्राम फास्फोरस तथा 500 ग्राम, 450 से 500 ग्राम या 500 ग्राम जो है पोटेशियम तत्वों की, पोटास के तत्व की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए किसान भाई यदि आप यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया कम से कम आपको 600 ग्राम के आसपास पड़ेगी यूरिया। यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट यूज करते हैं तो 1200 ग्राम पड़ेगा। यदि डीएपी यूज करते हैं तो 400 ग्राम पड़ेगा। वही पोटास की मात्रा जो होगी वो 800 से लेकर के 1000 ग्राम तक होगी। मतलब 800 ग्राम से लेकर के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम तक उस तक पड़ती है। इस पूरी मात्रा को किसान भाइयों आप इनको 6 बराबर भागों में बांट दीजिएगा पूरी मात्रा को, और पौध लगाने के ठीक 2 महीने के बाद, हर 2 महीने के अंतराल पे हमें उस खेत में डालनी है। तो इस तरह से जो हमारा पूरा जो 6 डोज है वो ठीक 12 महीने में हमारा वो 2-2 महीने के अंतराल पर 12वें महीने में हमारा वो पूरा हो जाएगा। तो डालना कैसे है किसान भाई, इस पूरी मात्रा को जब भी आपको डालना हो उस पूरी मात्रा को बनाएं। यह हम कहीं किसान भाई नहीं कहेंगे कि आप मिश्रण बना के रखिए, नहीं, जब डालना है हमें तब वो मिश्रण को बनाएंगे। और पपीते के पौधे के वो आपका आधारित होगा कितना पौधा बड़ा है आपका, कितनी हाइट है उसकी, या कितने उम्र का पौधा है, उसके अनुसार आपको पौधों के चारों तरफ गोलाई में जो है आपको डालते जाना है। शुरुआत में आपको 15 सेंटीमीटर पे, जब पौधा आपका बड़ा हो जाए 8 से 10 महीने का हो जाए तो 1 फीट की दूरी पे, यदि और बड़ा हो गया है तो 1.5 फीट की दूरी पे। मतलब कहने का मतलब ये है हमारे कि पौधे के गोलाई में डालना है, पौधे की जड़ के पास नहीं डालना है। अच्छी प्रकार से डाल करके तीनों खादों को बढ़िया प्रकार मिलवा करके और उसमें जो है हल्की सी गुड़ाई कर दें। क्योंकि पपीता के किसान भाई जाने पपीता की जड़ जो होती है वो बहुत ही ऊपर ही होती है, इसलिए किसान भाई बहुत गहरी गुड़ाई न करें, हल्की सी जो है खुरपी के द्वारा हल्की से गुड़ाई करके और हल्की सी सिंचाई जरूर करें किसान भाई। सिंचाई इसलिए करें कि जो भी हमारी खाद है वो अच्छी प्रकार से मिट्टी में जा करके मिल जाए। इसके अलावा किसान भाई कुछ हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म तत्व, पपीता की गुणवत्ता के लिए या पपीते के फल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमारा जो है पोटास बहुत ही मात्रा में बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा जिंक है और बोरान है। तो यदि किसान भाई यदि आप खेती पपीता की कर रहे हैं तो जिंक जो है 5 ग्राम 1 लीटर पानी में, बोरान या बोरेक्स या बोरिक एसिड 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। ये जो दोनों स्प्रे है जिंक का और बोरान का, दोनों स्प्रे आप एक साथ कर सकते हैं पपीता लगाने के 4थे महीने में या 8वें महीने में। पपीता के 4थे महीने में लगाने के और 8वें महीने में आप पौधों के ऊपर इसका छिड़काव कर दें। यदि किसान भाई यदि आपको ये दोनों उपलब्ध ना हो तो बाजार में मल्टीप्लेक्स आता है जिसमें कि सूक्ष्म प्रकार के सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं सही प्रकार के। तो यदि आपको मल्टीप्लेक्स मिलता है तो 2 ml मल्टीप्लेक्स दवा 1 लीटर पानी में घोल करके पौधों के ऊपर छिड़काव करवाते रहें। इससे जो है आपके किसान भाई जो है अच्छी प्रकार से जो है फल प्राप्त होंगे तथा एक गुणवत्ता युक्त फल प्राप्त होंगे जिसमें कि मिठास अच्छी प्रकार पाई जाएगी। इसके अलावा किसान भाई सबसे जो जरूरी है इसमें खास तौर से पपीता में तुड़ाई कब करना चाहिए किसान भाई। तुड़ाई हमेशा जो इस अनुसार करना चाहिए कि आपको फल कहाँ बेचने हैं, फल की बिक्री कहाँ करनी है। यदि आपको फल की बिक्री लोकल मार्केट में या अपने आपके जहाँ आप खेती कर रहे हैं उसके आसपास के बाज़ारों में ले जाना है तो पपीता को आप करीब ऑलमोस्ट 75% पपीता को पीला हो जाने दीजिए। उसके बाद आप पपीता को तोड़िए और ले आकर के बेच दीजिए। लेकिन यदि आपको पपीता जैसा कि हमने कहा कि रेड लेडी एक बहुत ही अच्छी किस्म है, क्योंकि इसकी जो है मार्केटिंग कम से कम 7 से 10 दिन तक आप इसको बड़े आराम से रख सकते हैं 10 दिन तक। तो इस तरह से आप जो है इसको आप भेजना भी चाहें 7 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप भेज सकते हैं। लेकिन इसकी जब तुड़ाई करें किसान भाई, जैसे पहला स्ट्रिप एक पीला सा धारी दिखाई दे पेड़ के ऊपर, पीली धारी, सबसे बड़ा पहचान इसकी ये है किसान भाई पपीता की पकने की कि एक हल्की सी पीली धारी पड़ने लगे तो आप समझ लें कि ये पपीता तोड़ने लायक हो गया है। क्योंकि पपीता एक क्लाइमेट्रिक फल है जिसको हम लोग कहते हैं कि तोड़ने के बाद ही पका सकते हैं। तो आप पपीता को जो है उस स्टेज पर तोड़ लें और उसको जो है अच्छी प्रकार से पैकिंग करें। पैकिंग जैसे हम लोग कहते हैं तुड़ाई करने के बाद
प्रयास ये करें, चूंकि पपीता को जब आप तोड़ते हैं किसान भाई तो उसमें से दूध निकलता है, तो ये दूध क्या करता है, फलों के ऊपर पड़ करके काला हो जाता है, सूख जाके, और काला पड़ने के बाद इसकी जो मार्केटिंग है या उसके जो बाजार की जो गुणवत्ता है उसको ये घटा देता है। तो किसान भाई ये करें कि जब उसकी डंठल है, डंठल को आप पूरी तरह से काट दें, एकदम छोटा सा रखें, एकदम छोटा सा। फिर उसको बाद हल्का सा पानी, गर्म पानी हो तो और अच्छा है, हल्का गर्म पानी हो तो और अच्छा है। हल्का गर्म पानी नहीं पी है किसान भाई तो उसको पानी में धो लें, या चलते हुए रनिंग टैप वाटर हो, यदि पानी चल रहा हो तो उसमें धो लें, या जहाँ भी आपके पास पानी उपलब्ध हो अच्छी प्रकार से धो लें। धोने के बाद उसको छाया में सुखा लें। प्रयास करें किसान भाई कि सुबह के समय उसका हार्वेस्टिंग करें या शाम को करें। जब भी आपको फल की तुड़ाई करनी है किसान भाई तो सुबह के वक्त में करें या शाम के वक्त में करें। उसके बाद उसको धुलाई करने के बाद हल्की सी जो है छाया में उसको रखें सूखने के लिए। जब आपका फल सूख मैंने पानी सूख जाए, फल नहीं, जब आपका पानी सूख जाए किसान भाई तो उसको कहीं नहीं, केवल सिंपल जो आपका न्यूज़पेपर आता है, अखबार आता है, अखबार में उसको लपेट करके बढ़िया से, और क्रेट्स, आजकल बहुत अच्छे अच्छे क्रेट्स आ रहे हैं बने बनाए प्लास्टिक के, उन क्रेट्स में अच्छी प्रकार से उनको एक एक तह में लगा दें। एक एक तह लगाने के बाद बीच में आप चाहें तो बीच में फिर अखबार लगा दें, अखबार के ऊपर फिर उसको रख दें। आप उसको इस प्रकार से रखें कि दो फल आपस में घिसे नहीं, किसी प्रकार का उसमें दाग नहीं आना चाहिए। यदि आप लपेटे हुए हैं तो किसी प्रकार का दाग नहीं आएगा। और एक प्रयास करें कि एक ही तह लगाएं, यदि छोटे छोटे क्रेट्स हैं तो एक तह लगाएं, दो तह लगाएं, ज़्यादा उससे ज़्यादा, दो तह से ज़्यादा ना लगाएं। और उसको अच्छी प्रकार से आप जो है विपणन की व्यवस्था करें, और जिससे कि वो समय पर आपका जो है पपीता बाजार में पहुंच सके, जिससे कि आपको एक अच्छी आमदनी प्राप्त हो सके।